न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए सभी ने अपनी कमर कस ली है। मिशन 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी अलग सियासी माहौल बनने लगा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर मंथन कर रणनीति बना रहे हैं। कोई एकला चलो को तरजीह दे रहा है तो कोई छोटे दलों को साधने में लगा हुआ है। ऐसे में भाजपा सत्ता वापसी को लेकर अलग ही रणनीति पर मंथन कर रही है। हालांकि बीजेपी में नाराजगी की खबरें भी मुंह खोल रही हैं। वहीं कांग्रेस को लेकर अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नजर नहीं आ रही है कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी किस एजेंडे को लेकर मिशन 2022 के मैदान में उतरेगी। हालांकि पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। आगामी चुनाव को लेकर बिछ रही सियासी बिसात के बीच बीजेपी के लिए कई चुनौतियां भी हैं और भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश अहम राज्य है। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता की सीढ़ी इसी राज्य से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरी। 2019 को लेकर बात करें तो यहां आम चुनाव में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसके बदौलत प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार देश की कमान संभाली। ओवैसी और मायावती को लेकर चल रही हवाओं को भी विराम लगता दिखाई दिया। बसपा एकला चलो की राह पर मैदान की तैयारी में है तो ओवैसी 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बन रहा है, सियासी माहौल किस तरह की रणनीति सामने आ रही है, यूपी संग्राम 2022 का सियासी समीकरण क्या कुछ होगा, इन्हीं तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। मेहमानों से तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। यूपी में मिशन 2022 बीजेपी ने शुरू की अपनी तैयारियां। बसपा एकला चलो की राह पर तो अखिलेश अपने कुंभे में जोड़ रहे छोटे दल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पार्टी में मंथन की बात करें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये दो बयान। यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है व जरूर लाना है। यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है। इसलिए चुनाव में बीएसपी का यही मुख्य नारा व उद्देश्य भी होगा। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। दरअसल मायावती का यह बयान कई मायनों में खास है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बसपा की दावेदारी न करने को लेकर उठाए सवालों का आखिर जवाब मिल गया है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी के 100 सीटों पर प्रदेश में चुनाव लड़ने के फैसले ने साफ कर दिया है। अब बसपा और एआईएमआईएम की राहें यूपी में अलग अलग हैं। तो वहीं ओवैसी के बयान ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर को भी नाराज कर दिया है। खबरें थी कि राजभर बीजेपी के खिलाफ है, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर अपना कुंभा जोड़ रहे हैं। ऐसे में मायावती, अखिलेश यादव और ओवैसी के बयान राजभर को जरा नागवार गुजर रहे हैं। यूपी के जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो इस राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। प्रदेश में सवर्ण जातियां 18% हैं, जिसमें ब्राह्मण 10% हैं। पिछड़े वर्ग की संख्या 39% है, जिसमें यादव 12%, कुर्मी सेतवार 8%, जाट 5%, मल्ला 4%, विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद 7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 25% है। मुस्लिम आबादी 18% है। माना जाता है उत्तर प्रदेश में जिसको भी 30% वोट मिल जाए तो उसकी प्रदेश में सरकार होती है। एक तरफ 325 सीटों के साथ 2017 विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बाद लंबे मंथन में फिलहाल स्थिति पर ब्रेक लग गया है। तो वहीं योगी और डिप्टी सीएम मोदी की मुलाकात ने साफ कर दिया है यूपी बीजेपी में सब अच्छा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को मिली जीत के बाद बंगाल फॉर्मूले को यूपी में अपना लिया है। अब अखिलेश ने नारा भी दिया है, अब यूपी में खेला होई। फिलहाल कांग्रेस की रणनीति पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। अब देखना होगा सूबे की सत्ता के लिए और क्या राजनीतिक परिपंच राजनीतिक दल अपनाते हैं। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
बिल्कुल मिशन 2022 को लेकर राजनीतिक दल क्या कुछ रणनीति अपनाते हैं, किन कदमों को लेकर आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, क्या कुछ बिसात बिजती है, कई सारे सवाल हैं। हालांकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, माहौल गरमाने लगा और उत्तर प्रदेश की सियासत एक अलग रंग में रंगती नजर आने लगी है। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजू मालवीय जी रहेंगी, बीजेपी प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती रहेंगे, सपा नेता और राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में रहेंगे देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती, आप ही से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश को काफ़ी बारीकी से जानते हैं, काफ़ी विश्लेषण और एक अलग अंदाज में वहाँ की राजनीति को भी आप बखूबी अंदाज में समझते हैं। क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है मिशन 2022 को लेकर, क्योंकि चुनौतियाँ भी हैं और जिस तरह से बात की जाए अन्य दलों को लेकर तो कहीं ना कहीं सत्ता की ललक में एक अलग रणनीति को बनाने को लेकर मंथन भी है। क्या कहेंगे इस लेकर? यस जी। विकास विकास इस तरीके से आपके समीकरण बता रहा और ये सारी चीजें बताती है। राजनीतिक पार्टी है, आप विश्लेषण की बात करेंगे तो राजनीतिक पार्टी में आपको लगता है कि वो जातिवाद बात करें, जैसे संस्कृति लेकर के बातें करते हैं, कि आपके पैकेज में भी बता रहा है कि आप इंडिया के साथ ही बातों को ध्यान में रखते हैं कि जो समाज पिछड़ा हुआ है, जो पीछे छूट गया है, उसको भी सबके साथ सामान्य अधिकार मिलने चाहिए, वंचित शोषितों को आगे अवसर मिलने चाहिए। और अवसरों को भी अगर कोई राजनीतिक पार्टी इन अवसरों की बात करती है तो वो प्रतिनिधित्व देती है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके इस बात में किसी को भी कोई बुराई नहीं लगेगी, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या और अन्य क्षेत्रीय दल हो या जो और नए क्षेत्रीय दल बन के आना चाहते हैं। चलिए राजू मालवीय जी, क्या कहेंगे? चुनावी बिसात बिछने लगी है। हालांकि बीजेपी के सामने जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं है, एक अलग रणनीति को लेकर मंथन भी होने लगा और बीजेपी में जिस तरह से बैठकों का दौर शुरू है उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि जो लोग रूठ गए उनको मनाने की कवायद तो तेज हैं और मैदान में किस तरह उतरा जाए इसको लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं जी। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को लेकर, अपने रिजल्ट शीट को लेकर जनता के सामने जाएगी जी। हमने जो कुछ उत्तर प्रदेश के लिए किया है, हमने जो कुछ देश के लिए किया है, वह उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हम जा करके अपना परफॉर्मेंस रखेंगे जी। अन्य दलों की जहां तक बात है, वो बड़े आश्चर्य की बात होती है, जो मैदान में कबड्डी खेलते हैं वो सदन में आके हाथ मिला लेते हैं जी। जो सदन में कबड्डी खेलते हैं वो कभी कभी मैदान में हाथ मिला लेते हैं। तो ये इस तरह की जो रणनीति होती है, जो राजनीति होती है, उसे जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इसलिए आपने देखा कि जब पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें सब तरह के कयास, सब तरह की रणनीतियां अन्य दलों की फेल हुई थी और 325 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। आज जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें अपना मत दिया था, हमें अपना आशीर्वाद दिया था, उसी के आधार पर हमने जो काम किया है 5 साल में, उसको लेकर के हम अपना परफॉर्मेंस जनता के सामने रखेंगे। चलिए बिल्कुल, परफॉर्मा उपलब्धियों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर हमेशा इस तरह से नाराजगी की खबरें, मान मनोबल भी शुरू होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बार मैं फिर रुक करूंगा राजू मालवीय जी, हमारे साथ जुड़े हुए देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त जी, किस तरह देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समीकरण को, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए दिल्ली में बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और ऐसे में इस राज्य को लेकर काफ़ी खास बात यही कही जाती है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता इसी राज्य से होकर गुजरता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर 2014 की बात की जाए या 2019 को लेकर बात की जाए तो एक अलग माहौल बनता दिखाई दिया। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में अन्य दलों को लेकर क्या कुछ गणित लगता दिखाई दे रहा है? देवदत्त जी, आजादी के बाद से अधिकतम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के ही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल चुका है, वहाँ की प्रजा बदल चुकी है। वहाँ कई बार जातियों के नाम पर, कई बार धर्म के नाम पर वोट मांगे गए और वहाँ की जनता ने एक अच्छा प्रयोग किया कि जिसको भी दिया पूर्ण बहुमत दिया, कभी मायावती को दिया, कभी अखिलेश यादव को दिया और पिछले चुनाव में बीजेपी को दिया। वो ये कोई बहाना नहीं बना चाहते कि हम आपकी अंतमत की सरकार थी या कोई है।
तो वहाँ की जनता पूर्ण बहुमत देती है। यही कारण है कि अब चुनाव जब होने तो है कुछ ही महीनों बाद, तब ये तमाम दल छटपटा रहे हैं वहाँ पर सरकार में वापसी के लिए, और उसके लिए ये तमाम प्रकार कर रहा है। कोई गठबंधन से अलग रहने की घोषणा कर रहा है। अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, मायावती कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे। आपने देखा पिछली बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, दोनों को नुकसान हुआ। इसके पहले जो गठबंधन हुए थे वो भी कई बार सफल हुए, कई बार असफल हुए। तो अभी ये जो जातियों की और जो धर्म की मानसिकता से ऊपर उठकर एक नया माहौल वहाँ बनाया जा रहा है, और सब दलों का ये प्रयास है कि माहौल ऐसा बने जिसमें ये फ्लोटिंग वोट है, जो माहौल को देखकर वोट देता है, या जो समझता है कि इसकी सरकार आ रही है, वहाँ पर वो बहुमत वाली सरकारें अधिकतर बनी है। तो वहाँ पे जो दल है वो जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर अब वोट ना मिलने के कारण अब वो एक नए समीकरण, नए प्रजाति बना। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी शुरू होती यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे साथ आ जाए और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। और बीजेपी के भी केंद्र में है और राज्य में जिस तरह से अभी विवाद की खबरें आएंगी। चलिए देवदत्त जी, एक बार मैं फिर रुक करूंगा आपका, अभी आपका ऑडियो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तब तक तकनीकी समस्या समाप्त होती है। यस जी, क्या कहेंगे? बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि 5 साल में योगी सरकार ने काम किए, उन उपलब्धियों को लेकर मैदान में उतरा जाएगा। लेकिन जिस तरह से गठबंधन को लेकर बात की जाए, समाजवादी पार्टी साफ तौर से जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, उनके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि छोटे दलों को साधने की कोशिश यहाँ पर सपा करती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इसे लेकर? कमर भाई, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी पिछली बार जो मैंने अपनी बात की कि अगर जातीय समीकरण और जो वंचित शोषित हैं उनको अवसर दिया जा रहा है, या उन दलों को अगर अवसर दिया जा रहा है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कोई बुराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत होने के दावे कर रही है और बातें कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, 2014 में लोकसभा जो लड़ा, 2019 में जो लोकसभा लड़ा, अकेले नहीं लड़ा, अपना दल उनके साथ था, राजभर साहब उनके साथ थे, और तमाम ऐसे 10 दल उनके साथ थे। लेकिन दावे कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि हम साथ में लड़े, और जो सहयोगी उनके साथ थे वो आज वो सहयोगी उनको छोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो राजभर साहब हो जिन्होंने अपना मंत्री पद तक छोड़ा, और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा और इनके साथ में अपना सहयोग तोड़ा है। और तोड़ने के पीछे केवल यही कारण है कि जब ये जोड़ रहे थे तो इन्होंने वादे किए थे, जो लोग जनता से वादे किए थे, जो सहयोगी दलों से वादे किए थे, वो ये पूरे नहीं कर पाए। हमारी बहन राजू मालवीय जी कह रही थी कि हम अपनी उपलब्धियां लेके जाएंगे। उपलब्धियां हैं क्या? 100 दिन में गड्ढे मुक्त प्रदेश दे देंगे, वो बात झूठी हो गई। 100 दिन में रोमियो स्क्वाड बनाया कि हम बेटियों को सुरक्षित माहौल देंगे। इनके विधायक कुलदीप सेंगर खुलेआम देखे गए किस तरीके से मुख्यमंत्री और अन्य लोगों का संरक्षण प्राप्त हुआ, उनको कोर्ट की दखलंदाजी से उनके ऊपर आरोप तय हुए, और आज वो सलाखों के पीछे है। नहीं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बचाने का काम करेगी। साक्षी महाराज जिन्होंने अभी जिला पंचायत अध्यक्ष एक निर्दलीय व्यक्ति को बनाया है, वो व्यक्ति कौन है जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही थी, अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही थी, उसको संरक्षण देकर के अभी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया गया है, नामांकन भरवाने का काम किया गया है। तो ऐसे तमाम लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनका चरित्र ठीक नहीं है, और तमाम और भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। झूठे वादे, झूठे प्रचार। खुद योगी जी ने ट्वीट करके एक व्यक्ति का वीडियो प्रसारित किया था जिसमें रोजगार देने की बात की थी, वो बात झूठी निकली। योगी जी को ट्वीट डिलीट करना पड़ा और व्यक्ति वो उत्तर प्रदेश से गायब है। जिसका चलिए बिल्कुल, दावा और वादों को लेकर जिस तरह से ये सी बात कही जा रही है, कितने वादे सच साबित हुए और कितने दावों में सच्चाई देखने को मिली, ये जनता इसका नतीजा दिखा निकालेगी। और जनता किसको चुनती है, क्योंकि जिस तरह से वादे और दावों की बात निकलकर सामने क्या सच है क्या झूठ है चुनाव में सामने आ जाएगा। लेकिन राजू मालवीय जी, जिस तरह से बात आप करती दिखाई दे रही है, उपलब्धियों को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं और जनता इसको सराहा भी रही है, इस तरह की बात बीजेपी लगातार करती दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जिस तरह से नाराजगी की जो लहरें उठती दिखाई दे रही हैं, जिनका अपनों का साथ आप मान के आगे बढ़ने की बात कहते नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव की जो लहरें हैं उसको लेकर भी बीजेपी अपनी वैतरणी पार करने का दावा करती दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसान हो पाएगा, वो भी तब जब जन सहयोगी जो आपके थे कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं जी, और तैयारियों में बहुत सारी चीजें समय पर ही सामने आती हैं जी। जहां तक कि यश भारती जी जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं
मुझे लगता है कि मेरे दल का या मेरी सरकार का आकलन का सर्टिफिकेट मुझे यश भारती जी से नहीं चाहिए। जी जी राजू जी, जो कुछ हमने मैंने किया है हम वो भी बताएंगे। और बहन जी, मैंने आपको या आपके दल को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, मैंने सच्चाई और आईने की बात की है। आप उस पर अगर कुछ जवाब दे सकें। क्या कुलदीप सेंगर आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है? क्या वो मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने के बाद सुनिश्चित नहीं हो गए थे? ये जी मैं फिर रुक करूंगा, राजू जी की बात पूरी होने दीजिएगा। जी राजू जी, हम अपने वर्क परफॉर्मेंस के साथ जनता के सामने जाएंगे, ये मैंने बहुत से कहा है जी। और इसके साथ ही साथ जहाँ तक आपने कहा कि कुछ लोग हमारे साथ कल थे आज नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि तैयारी भी शुरू हुआ है। हमारे लिए दल पहले, हमारे लिए देश पहले है, दल बाद में और व्यक्ति सबसे तीसरे नंबर पर है, यानी सबसे बाद में। और इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक मानबिंदुओं की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो गमला खाली करते हैं तो टोटी भी साथ में लेकर के जाते हैं। हम उन लोगों में जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हम क्या आपकी सरकार या आपकी पार्टी प्रमाणित कर पाई इस चीज को जिस बात की आप बात कर रहे हैं? से नहीं है जो कहते हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम अखिलेश जी की तरह उन लोगों में से भी नहीं है कि कन्यादान योजना किसी एक वर्ग के लिए चलाई जाती है। इसको प्रमाणित कीजिए जो आप लेकिन जिस तरह से राजू जी पिछली सरकार को लेकर बात की जाए तो सपा अक्सर यही बात कहते नजर आ रही है कि जो हमारे कार्यकाल में जो योजनाएं चलाई गई थी सिर्फ उनको लेकर फीता काटा जा रहा है योगी सरकार में। आपको किसने रोका? जी लेकिन सच को सुनने का साहस भी रखिएगा। जी नहीं, आप सच नहीं बोल रही ना। मैंने रोमियो स्कॉट की बात की, आप अपने दावे बताइए। रोमियो स्कॉट ने कितना काम किया? 100 दिन में गड्ढे भरने की बात की, कितना काम किया? कुलदीप सेंगर पे बात की। चलिए जी राजू जी दोनों को रोकूंगा। राजू जी इस बात को किस तरह लेते हैं आप? जिस तरह राजू जी इस बात को लेकर क्या कहेंगे जब सपा बार बार यही कहती दिखाई देती है कि जो हमारी उपलब्धियां हैं वो बीजेपी सरकार अपने नाम करती दिखाई दे रही है? वो में परिवर्तित होते आपको दिखेगा। बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना पिछले चुनाव में जी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। उत्तर प्रदेश की जनता ने सबको धता बता दिया और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अगर देश का और प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। चलिए 2022 मिशन में वक्त है और वक्त आते आते कई सियासी तस्वीरें भी सामने आएंगी। देवदत्त दुबे जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर बात की जाए, उत्तर प्रदेश से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। देवदत्त जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? लोगों को नहीं तोड़ते, हमने सबका जी देवदत्त जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? बात कही है और आप देखिए कि हमारी हर योजना किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, हमारी हर योजना सबके लिए है। चलिए यश भारती का रुख करेंगे। यश भारती जी जिस तरह से आप छोटे दलों को लेकर बात कह रहे हैं और इसको लेकर जिस तरह से कई सवाल भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव के जो नतीजे हैं, जो उदाहरण है वो सभी के सामने है और जिस तरह से बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ वो कहीं ना कहीं सफल होता नहीं दिखाई दिया। तो एक बड़ा सबक समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिलता दिखाई दिया था। तो क्या लगता है जिस तरह से असफलता देखने को मिली जब गठबंधन की बात निकलकर सामने आई थी, क्योंकि बसपा भी एकला चलो की राह की बात कह चुकी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से छोटे दलों को साधने की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है कि वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा बड़े दलों में जिस तरह से पिछले चुनाव को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी? क्या कहेंगे यश जी? और भाई बड़ी सीधी सी बात है जी। हमने भी सहयोग लेने की कोशिश करी दूसरे दलों के साथ में, जैसा भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल करते हैं, और अगर हमने सहयोग लेने का प्रयास किया, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसके साथ में हम चुनाव लड़े। हमारे सहयोगी दल के साथ में जनता ने अगर हमें स्वीकार नहीं किया तो हमने इस बात को स्वीकार किया। हम झूठे वादे और झूठे दावे नहीं कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 साल पहले कह दिया कि हम किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, तो हम किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम छोटे दलों के साथ में एडजस्टमेंट करेंगे तो हम छोटे दलों के साथ में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, भागीदारी दे रहे हैं उनको। मैंने शुरुआत में कहा जातियां शोषित वंचित जो रह गई हैं उनको अवसर दे करके अपने साथ मिला करके अगर हम काम कर रहे हैं और वो हमारे साथ संतुष्ट हैं तो इसमें बुराई क्या है? भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है कि हम अकेले चुनाव लड़े थे, क्यों नहीं बताते कि हम अपना दल के साथ लड़े थे? क्यों नहीं बताते कि हम राजभर साहब के साथ लड़े थे? हम अकेले लड़े थे, हम अकेले थे, दूसरे लोग गठबंधन में गए थे। ये बेचारापन
और ये रोकर अपनी बातें रखना, लोगों को भावुक करना और विकास की बातें करना, खोखली दावे जो करते थे वो बातें बताएं ना। कहाँ 4 एक्सप्रेस हाईवे बन के गए हैं, कहां से उतरना है, कहां चढ़ना है, कौन सा रोजगार मिल गया उस पर बातें करें, कौन सा लड़कियों को सुरक्षा माहौल दे दिया वो उस पर बातें करें, आंकड़ों पे बातें करें जो इनकी सरकार। गंगा सफाई, उमा भारती जी ने कहा था 2 साल में साफ नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कितनी गंगा साफ हुई? उनका मंत्रालय बदल गया। नितिन गडकरी जी ने 5-5 बार अवसर ले लिया गंगा सफाई के लिए। जो वो गंगा मैया जिसको प्रधानमंत्री जी कहते थे, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। बनारस की क्या स्थिति है आप बारिश में देखते हैं। गोरखपुर की क्या स्थिति है, वहां बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते हैं और जो राज्य के प्रवक्ता मंत्री होते हैं वो कहते हैं अगस्त में तो मृत्यु होती ही रहती है। तो ऐसे लापरवाह लोग सत्ता में बैठे हैं और झूठी बातें कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं झूठे दावे, झूठे वादे और प्रचारित करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। चलिए बिल्कुल देवदत्त जी से जानना चाहूंगा। देवदत्त जी, आप मेरी आवाज सुन रही है? 120 रुपए तक ये डीजल पेट्रोल ले जाएंगे किसानों की। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप देख रहे हैं जी। दुबे जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी देवदत्त दुबे जी, इस तरह से समीकरण बनने की बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि न सिर्फ पुराने दलों को लेकर बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो लगातार अपना दायरा बढ़ाते हैं यहाँ पर नजर आने लगी। काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की दिख रही है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बात की जाए तो 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात उनकी तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे, अटकलें इसको भी लेकर थी कि बसपा और कहीं ना कहीं AIMIM के बीच गठबंधन हो सकता है। लेकिन आज मायावती ने यह बात भी साफ कर दी है कि सिर्फ पंजाब के अलावा कहीं पर भी गठबंधन नहीं होगा, एकला चलो की राह पर उत्तर प्रदेश के मैदान में बसपा उतरेगी। तो क्या लगता है इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ माहौल बनता दिखाई देगा? देखिए, मायावती जानती है कि आप पार्टी का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। पंजाब में हो सकता है तो वहाँ वो गठबंधन करती है। ये राजनीतिक दल है, इसमें अब पहले सिद्धांतों के समझौते होते थे, लेकिन अब तो स्वार्थों के गठबंधन है। इसका कहाँ स्वार्थ पूरा हो रहा है, किसको किसके वोट मिल रहा है। अब कोई ये तो बचा नहीं कि हम सिद्धांतों के लिए एक हो गए। तो इस तरह के बेमेल गठबंधन ज्यादा दिन चलते भी नहीं और इससे कई बार नुकसान भी हो जाता है कि उनका वोट छिटक जाता है। यही कारण है कि अब गठबंधन की राजनीति भी एक तरह से जो प्रयोग हुआ वो असफल हो गया। कितने राज्यों में कितनी बार हुआ, क्योंकि वोट लेना और वोट शिफ्ट कराना बहुत अलग अलग है। जैसे आप हमें वोट दे सकते हैं, लेकिन हमारे कहने पे आप किसको वोट दोगे ये जरूरी नहीं है। तो वोट शिफ्टिंग नहीं होता, क्योंकि अब लोगों को नेताओं के उस पर भरोसा नहीं रहा। जी, एक सवाल और ये पूरी तमाम परिस्थिति के बीच ये भी निकल रहा है दुबे जी कि जिस तरह से कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो अभी तक फिलहाल वो स्थिति नजर नहीं आ रही है जिसको लेकर कहा जा रहा था कि कांग्रेस भी दमखम के साथ एक अलग रणनीति के तहत मैदान में उतरती दिखाई देगी। फिलहाल अभी तक पत्ते किस तरह खुलेंगे इस बात को लेकर भी स्थिति साफ होती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस जिस दिन उत्तर प्रदेश में पुराने दिनों में लौट आएगी, उस दिन वो देश में आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की यही है कि उसका नेतृत्व तय नहीं कर पाता है। आप वहाँ से कुछ नेता जो अच्छे थे जितेंद्र प्रसाद छोड़ के चले गए। अब प्रियंका के ऊपर सारा दामोदर है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव बहुत सभाएं की थी। तो उनका जो वोट बैंक था, अनुसूचित जाति जनजाति तो कुछ भाजपा में चला गया, अल्पसंख्यक समाजवादी में चले गए। उनका जो पुराना वोट बैंक में से कुछ नेता जाके वो विश्वास नहीं जीतेंगे। चलिए बिल्कुल वक्त कम है, एक अंतिम प्रतिक्रिया राजू जी की ले लेता हूं मैं। राजू जी क्या कहेंगे जिस तरह से चुनावी माहौल को लेकर एक बार फिर बीजेपी यही कहती दिखाई दे रही कि जो हमारी 5 साल की उपलब्धियां हैं उनके आधार पर हम मैदान में उतरेंगे और फतेह हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरह से दावे और वादों की बात यश जी भी कहते नजर आ रहे हैं कि झूठे दावे किए हैं, हर एक वर्ग को सिर्फ लुभावने वादे करके जो उनको बेवकूफ़ बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से किसानों की जब बात निकलकर सामने आती है उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग रंग चढ़ता दिखाई देता है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं किसानों में भी बीजेपी को लेकर नाराजगी है, उनसे जो वादे किए थे वो पूरी न होने की बात भी किसान कहते नजर आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल का चुनाव नतीजा भी सबके सामने, क्या कहेंगे राजू जी? कोई किसान नहीं कह रहा जी, और जो फर्जी किसान कह रहे थे वे उत्तर प्रदेश में घुस भी नहीं पा रहे जी। ये आपने भी बहुत स्पष्ट रूप से देखा होगा। और जहां तक यश जी कह रहे हैं तो मैं यश जी को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप चिंता मत करिए, हम जो कुछ भी कहेंगे सारा रिटन डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट के रूप में कहेंगे जी। सारी चीज जनता के सामने होगी और जनता ही हर चीज का उत्तर प्रत्युत्तर आपको दे देगी जी। हमारी लड़ाई तो जनता लड़ने वाली है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने समाज के लिए काम किया, हमने लोगों के लिए काम किया, और जो लोगों के लिए काम करता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। मैदान में आप भी उतरेंगे, मैदान में हम भी उतरेंगे, आप भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे। अब आप देखेंगे। चलिए बिल्कुल देखेंगे, और वक्त क्या कुछ दिखाता है ये भी देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगी। एक छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया, यश जी क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रतिशत को लेकर बात की जाए, चाहे 2014 के चुनाव की बात हो, 2019 की हो या फिर 2017 विधानसभा की, 45% से ज्यादा वोट मिले। जबकि प्रतिद्वंदी पार्टी समाजवादी पार्टी को लेकर बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर बात करें तो तकरीबन 20% वोट यहाँ पर बढ़ते नजर आए। और रही बात कांग्रेस की तो 10% का आंकड़ा यहाँ पर छूता दिखाई दिया था कांग्रेस के वोट को लेकर। लेकिन जिस तरह से अभी माहौल बनता दिखाई दिया, 5 साल में कई सारी परिस्थितियां बदलती दिखाई दी, तो क्या लगता है वोट बैंक पे कितना असर पड़ सकता है? जनता पार्टी कोई भी दावे करे, कोई भी वादे करे, सबसे बड़ी उनका मुख्यमंत्री था ना, वो पहले घोषित था ना वो आज घोषित है। उनके उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो जब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, यानी वो संतुष्ट नहीं है वर्तमान चेहरे से। अगर वर्तमान चेहरे से वो संतुष्ट होते तो वो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को ये कहना नहीं पड़ता और अन्य मंत्रियों को ये नहीं कहना पड़ता। तमाम विधायक समय समय पर ये बात कह चुके हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। ये विधायक का अर्थ सीधा सीधा ये होता है, मतलब जनता की बात नहीं सुनी जा रही, वो जनहित की जो बातें कह रहे हैं वो नहीं सुनी जा रही, सिर्फ तानाशाही चल रही है। तो ये असंतोष जो है ये भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के अंदर है। और आपने देखा तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर आकर वक्त कम है राजू जी, वक्त कम है राजू जी और यश भारती जी, और उसको मंत्री बनाने को लेकर के कितना घटनाक्रम चला पूरे महीने भर, या पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और चलिए घटनाक्रम की बात हो या दृश्य तस्वीरों की बात हो, हर रोज एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आगामी दिनों में क्या कुछ इन तस्वीरों में रंग भरे जाएंगे, वाकई देखने वाली बात होगी। राजू मालवीय जी बीजेपी प्रवक्ता, यश भारती जी सपा नेता और राजनीतिक विश्लेषक, और देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं समीकरण को लेकर जो गणित बैठाने की बात कही जा रही है उसको लेकर अभी से माहौल गर्माने लगा। हालांकि मायावती ने साफ कर दिया है कि वे एकला चलो की राह पर ही रहेंगे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ पंजाब में उनका गठबंधन रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि गठबंधन होगा या सिर्फ प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन उन्होंने भी ये बात साफ कर दी है कि अब उत्तर प्रदेश में तकरीबन 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी प्रत्याशी, अपनी पार्टी के प्रत्याशी यहां पर उतारते दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अटकलों को लेकर बात की जाए, दावों और वादों को लेकर बात की जाए, बीजेपी की चुनौतियों को लेकर बात की जाए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं नाराजगी की खबरें अभी भी यहां पर मुंह खोलती दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ तस्वीर बनेगी, क्या समीकरण बनेंगे, क्या कुछ गणित निकलकर सामने आएगा, ये वाकई उत्तर प्रदेश में देखने वाली बात होगी और काफी दिलचस्प भी होगा। बात मुद्दे की में फिलहाल इतनी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।